मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए जैव प्रक्रम पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। तो साइंस के जो आपका बायोलॉजी का पहला पार्ट है जैव प्रक्रम, इसके हमने आपको 25 क्वेश्चन करा दिए हैं और आज हम लोग 26 नंबर से स्टार्ट करेंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, प्रत्येक प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि क्लोरोप्लास्ट के ग्रीना में बनते हैं, क्या बनता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एटीपी बनता है और बनता है NAD2H। ठीक है, आगे देखिएगा मनुष्य के दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? दूध के दांत कितने होते हैं? तो होते हैं 20। अगर आपसे कहा जाए मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है तो होती है 32। ये कुल दांत होते हैं, लेकिन दूध के दांत की अगर बात की जाए तो होते हैं 20। ठीक है, दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, दांत कितने प्रकार के होते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे दांत 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक जबड़े में अग्रचवर्णक की संख्या कितनी होती है? अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से जबड़ा बना हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, इस तरीके से तो आपके 2 दांत ये हो जाएंगे, फिर एक ये हो जाएगा, फिर 2 आपके और हो जाएंगे, उसके बाद में आपके 3। ये होता है टोटल। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले आपके 2 हो जाएंगे, फिर एक और, फिर 2 और फिर 3। ठीक है, बात को समझिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे किस तरीके से, ये समझिएगा। नंबर 1 पे जो लिखा है ना, उसे कहेंगे हम लोग कृंतक। जी मतलब 2 लिखा हुआ है ना जी, हम बात कर रहे हैं एक साइड की, एक जबड़े के एक साइड की हम बात करेंगे। बात को समझिएगा, हमने सिर्फ एक जबड़ा लिया है और एक जबड़े का एक साइड का हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि अब हम अगर हमें पूरे जबड़े का बताना होगा तो हम 2 से गुणा करेंगे, अगर पूरे मुंह का बताना होगा तो हम 4 से कर देंगे, मतलब दोनों जबड़ों का मिला के। हम एक जबड़े का भी आधे भाग को ले रहे हैं, तो पहले 2 होते हैं उन्हें कहते हैं कृंतक, एक साइड के 2 क्या कहते हैं? कृंतक। ये मैंने के बना दिया यहाँ पर ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, सबसे पहला कौन सा होता है? कृंतक, याद करेगा। फिर उसके बाद होता है रदनक, आर बना दिया। फिर चवर्णक, पहले होता है अग्रचवर्णक, तो ए से अग्र और चवर्णक से CH, ये हो जाएगा अग्रचवर्णक और ये वाला हो जाएगा खाली चवर्णक। तो अगर हम जबड़े की बात करें, एक जबड़े के आधे हिस्से में कृंतक कितने होते हैं? 2। तो पूरे जबड़े की बात करेंगे कितने हो जाएंगे? 4, मतलब 2 इधर वाले भी हो जाएंगे ना, बात समझिएगा। तो कितने हो गए कृंतक? तो कृंतक यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए? 4। तो एक जबड़े की बात करेंगे तो कृंतक कितने हो जाएंगे? 4, और दोनों में मिला के कितने हो जाएंगे? 8। तो कृंतक टोटल कितने होते हैं? 8, और एक जबड़े में कितने होंगे? तो 4। ऐसे उसके अगला जो नुकीला वाला दांत होता है उसे कहते हैं रदनक। तो रदनक जो होता है वो एक साइड में एक होता है, तो मिला के हो जाएंगे टोटल 4। रदनक की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे टोटल कितने? 4 हो जाएंगे ये। उसके बाद में अग्रचवर्णक अगर देखें हम लोग, तो अग्रचवर्णक 2 होते हैं एक साइड में, तो 2 एक साइड में, उसके एक साइड में 2, तो एक जबड़े में हो गए 4 और दोनों में हो गए 8। तो अग्रचवर्णक जो होते हैं ना, ये भी हो गए 8। और चवर्णक की बात करेंगे, ये होते हैं एक साइड में 3, तो 3 का गुणा कर देंगे 4, 3 चौको 12, 12 हो जाएंगे चवर्णक। टोटल कर देंगे, आपका आ जाएगा 32। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ठीक है, ताकि आपका कोई डाउट क्लियर, मतलब कोई भी रह ना जाए। अब यहाँ पर प्रश्न को पढ़िएगा, लिखा है 28 नंबर को पढ़िएगा, क्या लिखा है? प्रत्येक जबड़े में अग्रचवर्णक की संख्या कितनी होती है? देखिए अग्रचवर्णक होते हैं 8, टोटल होते हैं टोटल, तो टोटल 8 हुए।
लेकिन हमसे कहा गया एक जबड़े में, तो एक जबड़े में अग्रचवर्णक कितने होते हैं? यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देखिएगा। ये अग्रचवर्णक है, ये होते हैं 2 एक साइड में। तो पूरे जबड़े में अगर निकालेंगे तो 2 इस साइड में भी हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 4। कितने हो जाएंगे? 4। और 4 का मतलब क्या होता है? 2 जोड़े। कितना होता है? 2 जोड़े। तो आपका सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आप लोग यहाँ पर बात को समझ गए हैं तो हमने जो बताया है मेरे हिसाब से आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बहुत बता दिया आपको। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। प्रश्न है, देखिए, प्रश्न है कि पौधों में पत्तियों तक जल और खनिज लवण स्थानांतरित होता है। जल और खनिज लवण, देखिए इस तरीके से आपका अगर मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, ये आपका पेड़ है, तो इसमें नीचे से जल जाएगा। जो पानी होता है ना वो पौधे में नीचे डाला जाता है, तो ये क्या होगा? यहाँ से आपका पानी खनिज लवण ऊपर के लिए जाएगा। ठीक है, तो इसे कौन लेकर जाएगा? यही तो पूछा जा रहा है ना। तो जो जल होता है ना उसमें भी जा आता है, और जो जाइलम होता है ना उसमें भी जा आता है। तो इससे आप लोग याद रखेंगे कि जल खनिज लवण जाइलम के द्वारा ऊपर जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका है, आप भूलेंगे भी नहीं। 30 नंबर है कि कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा की मुद्रा होती है। तो आप बताएंगे एटीपी के रूप में। क्या बताएंगे? एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में। अगला आपका है कि कोशिकीय, तो हो गया आपका। अगला है लसिका में नहीं पाए जाते हैं। देखिए लसिका की बात की गई है। लसिका मतलब लार। तो देखिए लार आपने देखी होगी, ये लिखा लाल दुधराणु। क्या आप हमें बता सकते हैं कि जो लार होती है उसका कलर लाल होता है? बताइएगा। नहीं होता है ना। लार तो आपने देखी होगी ना। तो ये आपका हो जाएगा गलत। मतलब लसिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो यही आपका है, लाल रुद्राणु नहीं पाया जाता है। बात को आप लोग समझ गए होंगे। बाकी लिम्फोसाइट पाया जाता है, श्वेत रुद्राणु पाया जाता है, उत्सर्जी पदार्थ, ये सभी आपका हो जाएगा। ठीक है। मनुष्य में ग्रास नाल की लंबाई कितनी होती है? अगर हम लोग ग्रास नाल की बात करेंगे यहाँ पर तो आप लोग समझिएगा, ग्रास नाल जो होती है, अगर इस तरीके से मान लीजिए ये, ठीक है, ये मान लीजिए कोई मनुष्य है, तो इसके मुख से लेकर, ठीक है, और ये जो होती है ना, ये होती है ग्रास नाल। कौन सी? ये, ठीक है, ये होती है ग्रास नाल। आगे जाके पेट बन जाता है, ठीक है, ये पेट होता है। तो ये जो होती है ना, ये बीच में, ये होती है ग्रास नाल। तो यही पूछा गया आपसे है, इसकी लंबाई कितनी होती है? तो वही 25 से 30 सेंटीमीटर, यही आपका हो जाएगा, आपका दूसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, बात को समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। जो वृक्क होता है ना, किडनी, या वृक्क, किडनी, और क्या कहते हैं इसे? गुर्दा भी कह देते हैं इसे। तो ये होता है उत्सर्जन का पार्ट होता है। ठीक है, उत्सर्जन का पार्ट होता है। अगर वृक्क किडनी सही से काम नहीं करती है तो डायलिसिस की क्रिया होती है, आपको पता होना चाहिए। पादप में जाइलम उत्तलदाय होता है, अभी मैंने आपको बताया था। जाइलम जहाँ भी आ जाए इसका मतलब जल, आप याद कर लेंगे। तो जाइलम क्या? जल आप याद कर लेंगे यहाँ पर, यही तो मैंने आपको बताया था। तो जाइलम उत्तर होता है जल का संवहन करने के लिए। सिंपल सा है बिल्कुल, बहुत अच्छा तरीका मैंने आपको बताया है, आप भूलेंगे भी नहीं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। स्वपोषी पोषण का मतलब होता है ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन स्वयं कौन बनाता है? तो हम कहेंगे पेड़ पौधे। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों में, जिसके द्वारा पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं। और इसके लिए अगर हम बात करें तो पौधों को क्या क्या चाहिए होता है? तो देखिए धूप होनी चाहिए, मतलब सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। इसके अलावा में अगर हम बात करें तो पौधे की पत्तियां जो होती हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो देखिए इसमें सूर्य का प्रकाश तो होना ही चाहिए, साथ में पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। पेड़ जो होता है वो हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं वो पेड़ ग्रहण करता है। काय के लिए? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा। साथ ही साथ हम सभी को पता है कि पौधे जो होते हैं भोजन बनाते हैं जब, तो उनमें एक जाइलम की क्रिया होती है, मतलब जल का संवहन। जल जो होता है, खनिज लवण जो होते हैं वो पत्तियों तक जाते हैं। कहाँ से? जड़ों से होकर पत्तियों तक।
तो इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तब जाके पेड़ पौधे अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आपका जल हो जाएगा, तो मतलब ये सभी चीज़ें आपको आवश्यक होंगी, इसका मतलब है उपयुक्त सभी, और ये कई बार प्रश्न आया हुआ है और आने के चांस भी हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, कोई भी प्रश्न यहाँ पर बेकार नहीं है। 20 नंबर का आपका एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव आएगा साइंस से, और जो आपका पहला चैप्टर है उससे ही आपको कम से कम 2 प्रश्न मिलेंगे, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो भी लगातार वीडियो आपकी पड़ी हुई है चैनल पर आपको मिल जाएंगी, इन सबको देख लीजिएगा, आप 20 नंबर के लिए टेंशन फ्री हो जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट की यदि आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप बताइएगा, उसके लिए भी आपको क्लास मिल जाएंगी। बाकी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले आया था, एटीपी और NADP2H का निर्माण कहाँ होता है। फिर आ गया तो आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला है द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो ये द्वार कोशिकाएं होती हैं ये कहाँ होती हैं, ये रंध्रों में होती हैं। ये रंध्र कहाँ होते हैं, तो पत्तियाँ जो होती हैं ना, ये जो पत्तियाँ आपकी जो होती हैं, ठीक है, ये जो पत्तियाँ होती हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इन्हीं में रंध्र होते हैं। ठीक है, ये हमें रेड कलर से बना रहा हूँ, ये आपको दिखेंगे नहीं। ठीक है, तो ये होते हैं रंध्र। ये कहाँ होते हैं, तो ये पत्तियों में होते हैं और इनमें द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। लिखा है प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है। ऊर्जा ग्रह तो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। ठीक है, याद करिएगा। मानव वृक्क का कार्य क्या होता है, देखिए वृक्क का मतलब किडनी, और किडनी उत्सर्जन का कार्य करती है। तो यहाँ पर आपका ये जो डी नंबर में लिखा है ना, जे वाला चौथे वाले में, वृक्क का कार्य क्या होता है, उत्सर्जन का काम होता है। देखिए उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, शरीर में जो भी हम भोजन वगैरह करते हैं, ठीक है, इसका पाचन वगैरह हो जाता है। तो पाचन के बाद जो भी वेस्ट पदार्थ बचता है, मतलब बेकार पदार्थ होता है, वही होता है आपका उत्सर्जी पदार्थ, जिसे शरीर द्वारा बाहर निकालना अत्यंत आवश्यकता होता है। और ये उत्सर्जन का कार्य होता है। उत्सर्जन कई अंगों से होता है, जिसे त्वचा से भी हो जाता है। ठीक है, स्किन के द्वारा आप देखते होंगे गर्मियों में पसीना निकल जाता है, तो जो स्किन होती है ना, वो भी उत्सर्जन का ही काम करती है। इसी तरीके से आपका वृक्क किडनी जो होती है ये भी उत्सर्जन का काम करती है। ठीक है, वह प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अपचयी अभिक्रियाएं। क्या कहते हैं, अपचयी अभिक्रियाएं। वह प्रक्रिया जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं उसे कहते हैं अपचयी अभिक्रियाएं। आगे है चर्मदाह या पैलाग्रा रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन B5 की कमी से होता है। आपको इन सब के नाम और विटामिन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैंने आपको इससे पहले बताया है कि विटामिन B और C जो होती है वो जल में घुलनशील होती है, बाकी सभी विटामिनें वसा में घुलनशील होती हैं। पेपर में आता है कि विटामिन A का नाम क्या होता है, तो आप बता देंगे विटामिन A का नाम होता है रेटिनॉल, जो कि जिसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, और इसके सेवन के लिए हमें गाजर का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ये कुछ खास बातें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। स्कर्वी की बात की जाएगी तो आप कहेंगे विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग स्किन से संबंधित रोग होता है। ठीक है, विटामिन C का नाम होता है स्कॉर्बिक अम्ल। ये चीज़ें याद करने वाली होती हैं, आप लोग इसमें याद करने में भी पीछे मत हटिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है। तो ऊर्जा की बात करेंगे तो आप ATP का ध्यान रखना। ठीक है, ATP। अगला है 43 नंबर 43, मूत्र निर्माण होता है, तो आप बताएंगे वृक्क में होता है। ठीक है, वो वृक्क जो होता है एक उत्सर्जी अंग होता है, ध्यान है आपको बताया था इससे पहले भी। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो एमाइलेज। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, कौन सा हो जाएगा, एमाइलेज आपका हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्लोरोफिल की बात की जाए तो आप कहेंगे प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो अभी आप पढ़ चुके हैं, पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल।
जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तब। निम्नलिखित में से कौन सा विषमपोषी नहीं है? तो आप बताएंगे मनी प्लांट, ये आपका विषमपोषी नहीं है। वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों को शरीर से निष्कासित होता है, मतलब शरीर से हम लोग बाहर निकाल देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन वह क्रिया होती है जिसके द्वारा जो बेकार पदार्थ होते हैं उन्हें शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। 48 नंबर आपका 48 है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है? तो जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है का क्या कहा गया है कि कौन सी क्रिया नहीं होती है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, अगला है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, अगला है ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा कि ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन, ये आपकी क्रिया नहीं होती है, बाकी सभी क्रिया होती हैं। 49 नंबर आपका लिखा हुआ है यहाँ पर क्या है कि किण्वन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? किण्वन के बारे में आपसे कहा गया है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यह प्रक्रम सामान्यतः ईस्ट में होता है, इस क्रिया में पायरुवेट या पायरुविक अम्ल CO2 व एथेनॉल में परिवर्तित होता है, और लिखा है यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। कौन सी? किण्वन के बारे में सत्य कौन सा नहीं है? बाकी सब सत्य हैं, तो ये भी सत्य है, अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, ये सत्य है, प्रक्रम सामान्यतः ईस्ट में होता है, ये भी सही बात है, इस क्रिया में पायरुवेट या पायरुविक अम्ल CO2 एथेनॉल में होता है, ये भी सत्य है, और यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ये आपका असत्य है। ठीक है, सत्य नहीं है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसके आगे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट भी में बताइएगा। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन किया जाएगा। आपका बीपी पूछा गया है, ब्लड प्रेशर जो होता है, रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 इतना आपका होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।